सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञान अड्डा। दिस इज़ शेफाली हियर। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं एंटरप्रेन्योरियल क्लासेस का इमरजेंस कब हुआ, किस तरीके से हुआ। इमरजेंस का मतलब ये कि वो किस तरीके से, किस प्रकार से उनका उदय हुआ, वो कैसे इमर्ज हुए, वो कैसे उभर के आए मार्केट में, कैसे ग्लोबली उनका रिकग्निशन हुआ, इंडिया में कब वो आए और क्या कुछ चैलेंजेस उनको फेस करने पड़े एंटरप्रेन्योर्स को जब वो इमर्ज हो रहे थे, जिस वक्त उनका उदय हो रहा था। सो फ्रेंड्स, अगर आप ज्ञान अड्डा पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी आपके लिए यूज़फुल वीडियोस डालूं तो उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। साथ ही इसके पहले मैंने आपसे डिस्कशन किया फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। वो वीडियोस अगर आपने मिस करी हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके फर्स्ट यूनिट का कि टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर के कितने प्रकार होते हैं। अगर आपसे एग्जामिनेशन में ये भी पूछ ले कि एंटरप्रेन्योरशिप के कितने प्रकार होते हैं तो उसमें से आप वो सारे टाइप्स को उसमें भी आप लिख सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप्स आप दोनों को ही लगभग मतलब काफ़ी, क्योंकि सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों में, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तो कहीं ना कहीं दोनों में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। जब हम थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ेंगे तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट जो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं काफ़ी क्लियर हो जाएंगे, जो कि आगे आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज हम ये समझते हैं कि किस तरीके से उद्यमी वर्गों का उदय हुआ, दैट मीन्स कि इमर्ज किस तरीके से एंटरप्रेन्योरियल क्लासेस का हुआ और क्या कुछ चीज़ें थी, क्या कुछ फैक्टर्स थे या कौन से ऐसे कॉज थे, कारण थे जिनकी वजह से इनका उदय हुआ और किस स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो यही समझें कि एंटरप्रेन्योर का एक रिक्वायरमेंट था हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे इकॉनमी में, क्योंकि जो भी बिज़नेस चल रहे थे वो काफ़ी अलग तरीके से बिज़नेस चल रहे थे, ओल्ड तरीके से ट्रेडिशनल वे में बिज़नेस चल रहे थे और मार्केट में सिग्निफिकेंट चेंजेस के लिए नए रिसर्चेस होना ज़रूरी थे, डेवलपमेंट होना ज़रूरी थी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का उदय होना बहुत ज़रूरी था। जैसे पहले क्या होता था कि एंटरप्रेन्योर एक ऐसा व्यक्ति जो शुरू करता था किसी भी बिज़नेस को तो उसकी खुद की सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता चला गया तो इसको एक कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लिया गया कि भाई ये समाज की लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आगे आएँ और काम करें, टीम वर्क करें और कंट्री को भी कुछ नया चीज़ दें, तभी आपका कंट्री का डेवलपमेंट होगा, आपके नेशन का डेवलपमेंट होगा। और इस प्रोसेस को गवर्नमेंट भी बाद में सपोर्ट करने लगी, कई सारे इंसेंटिव्स आए। हम ये सारी चीज़ें प्रोसेस वाइज डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ, अभी मैं आपको कंसेप्ट बता रही हूँ कि एंटरप्रेन्योरियल क्लास का कंसेप्ट क्या है। तो शुरुआती दौर में जब एंटरप्रेन्योर जैसा एक शब्द मार्केट में आया था, लोगों के बीच में आया था, तो वैसे तो ये आपका 16वीं सेंचुरी में आया था। अभी हम इस पे भी डिस्कशन करेंगे, कब आया, कौन लेके आया, कहाँ से, कौन से देश से आया, तमाम चीज़ें। तो लेकिन एक कंसेप्ट जो बेसिक समझिए कि पहले जब कोई भी व्यक्ति मार्केट में आता था, काम शुरू करता था, तो बाकी लोग ये सोचते थे कि भाई ये इसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, इसका व्यक्तिगत सोच है, इसका इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सोच रहा है, ये करें, उससे हमसे क्या मतलब है। लेकिन बाद में ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई लोगों की। फिर एक व्यक्ति से फिर कई सारे व्यक्ति जुड़ना शुरू हुए, है ना। फिर वो जुड़ते जुड़ते फिर सरकार का भी उसमें रोल आना शुरू होगा। सरकार ने भी सपोर्ट किया ऐसे लोगों को, कई सारी स्कीम्स लेके आई, अपनी तरफ से फाइनेंशियल एड देना शुरू किया, लोन्स प्रोवाइड करने शुरू किए, कई सारी चीज़ें इसमें हुई, है ना। तो ये एक कंसेप्ट था कि एंटरप्रेन्योर क्लासेस का। बेसिकली एंटरप्रेन्योर क्लासेस को 3 पार्ट में विभाजित किया गया हुआ है। ये कंसेप्ट आप समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बिल्कुल। जब भी आप मेरे लेक्चर लें तो आप हमेशा अपने पास में एक पेन एंड कॉपीज़ ज़रूर रखें और मेरे सारे पॉइंट्स को पेन डाउन करें, क्योंकि मैं देखिए प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको बहुत सारे देती हूँ, है ना। आपको जो भी जितनी भी बातें मैं बोलती हूँ उस सारी बातों को आप A to Z लिख सकते हैं एग्जामिनेशन में। जो भी मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ या जो भी मैं आपको स्टोरी की तरह भी कोई बात अगर मैं सुना रही हूँ तो उनको पॉइंट वाइज आप चीज़ों को समराइज एंड कैटेगराइज करके एग्जामिनेशन में आप लिख सकते हैं बिल्कुल। क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ मैं आपको नहीं बताऊँगी जो आपके कंटेंट ऐसे बाहर की चीज़ होगी। एग्जाम्पल भी दूंगी तो वही एग्जाम्पल दूंगी जो आप एग्जामिनेशन के हिसाब से ही दूंगी, मतलब जो आप एग्जाम में लिख सको, राइट। सो कंसेप्ट हमने समझा। जो मैंने आपको यहाँ बताया वही सारी चीज़ें आप इंग्लिश में लिखी हुई हैं कि इन्वायरमेंटल चेंज की रिक्वायरमेंट थी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, इस वजह से एंटरप्रेन्योर क्लासेस का डेवलपमेंट हुआ और बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप मार्केट में आया। इनके फंक्शंस और इनके जो रोल थे वो उनकी वजह से काफ़ी सिग्निफिकेंट, मतलब महत्वपूर्ण चेंजेस हुए मार्केट में। अर्ली डेज़ में अगर देखा जाए तो एंटरप्रेन्योरशिप को रिगार्ड किया जाता था, मतलब रिगार्डेड एज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा जाता था, मतलब व्यक्ति विशेष की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा जाता था। लेकिन कुछ समय के बाद में जैसे जैसे चेंजेस हुए तो इसको समझा जाने लगा एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने यही तो डिस्कशन किया हमने। चलिए अब देखते हैं, हम इस तरीके से समझिए एंटरप्रेन्योरशिप को 3 पार्ट में विभाजित किया गया है। सबसे पहला तो ये है कॉमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए स्क्रीन पे बहुत सारे शब्दों को देख करके डरने की ज़रूरत नहीं है, आप कंसेप्ट को समझिए। मैंने यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें इसलिए लिख करके दी हुई हैं ताकि आप को नोट्स बनाने के लिए कहीं और किसी बुक की आवश्यकता ना पड़े, या आप कहीं किसी और सोर्स से आप जा कर के आप उसमें जूझे नहीं, है ना। आप चीज़ों को समझें और नोट्स आपके प्रॉपरली बन जाए ताकि रिवीजन के लिए आपको एक अच्छा मटेरियल मिल जाए। इसलिए मैंने आपको सारी चीज़ें दी हुई हैं, है ना। बाकी सारी चीज़ें तो अगर आप मेरी बातों को भी सुनोगे तो वो मोर देन एनफ होगा अपने आप से अपनी वर्डिंग्स में बना करके उसको लिखने के लिए। क्योंकि फ्रेंच में तो बोल नहीं रही हूँ, उर्दू में बोल नहीं रही हूँ, बाइलिंगुअल लैंग्वेज का यूज़ करके आपके कंसेप्ट को समझाने के लिए आपकी ही लैंग्वेज में मैं आपको समझा रही हूँ कि किस तरीके से मतलब एंटरप्रेन्योर क्लासेस या जो भी कंसेप्ट हैं अभी तक हम जो भी पढ़ रहे हैं, सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप ही नहीं, या जो भी आप मेरे कोई भी प्लेलिस्ट में चले जाओगे तो उन सारे वीडियोज़ में मैंने हमेशा बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस में ही आपको पढ़ाया हुआ है। और मैंने आपको कंटेंट पूरा जो दिया हुआ है वो आपके एकेडमिक्स और आपके नोट्स के हिसाब से दिया है। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए पहले ही चीज़ क्या है, 3 पार्ट में वैसे कैटेगराइज किया गया एंटरप्रेन्योर क्लासेस को। सबसे पहले तो कॉमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें हम क्या समझेंगे कि कब उदय हुआ, फर्स्ट टाइम ये वर्ड कब आया, कॉमर्शियली कब यूज़ हुआ। दूसरा है कि आपका इनोवेटिव इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप, इंडस्ट्री में किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप ने इंडस्ट्रियल एक बोल सकते हैं एक पहलू, इंडस्ट्रियल पहलू में किस प्रकार से आया, ये रूप कैसे उसने लिया। फिर तीसरा आ जाता है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप। तो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। फटाफट चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना कॉमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहले तो यही समझिए कि फर्स्ट टाइम ये जो वर्ड था ये आपकी फ्रेंच इकॉनमी में यूज़ हुआ था तकरीबन 18वीं शताब्दी में, 18th सेंचुरी में। फ्रेंच के इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम था रिचर्ड कैंटलन उनका नाम था। तो इन्होंने इस वर्ड को सबसे पहली बार यूज़ किया था। क्यों यूज़ किया था कि उन्होंने कुछ ऑब्ज़र्व किया। क्या ऑब्ज़र्व किया? उन्होंने अपनी कंट्री के बिजनेसमैन को ऑब्ज़र्व किया, व्यापारियों को ऑब्ज़र्व किया। क्या देखा कि उन्होंने ये देखा कि वो सेल कर रहे हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, मार्केट में ले रहे हैं और उनको अनसर्टेन प्राइस में, मतलब अनिश्चित प्राइस में सेल कर रहे हैं। जिनको जो ही व्यक्ति मिल जा रहा है उसको वो उसी प्राइस में सेल कर दे रहे हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है हम पॉइंट वाइज पढ़ते चलते हैं ताकि आपका समय ज़्यादा ना जाए इसमें। फ्रेंच इकोनॉमिस्ट रिचर्ड क्लिंटन यूज दिस वर्ड। पहली बार इन्होंने वर्ड क्या यूज़, व्हेन ही ऑब्जर्व दैट बिजनेसमैन ऑफ हिज कंट्री वर सेलिंग देयर रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट इन अ लिमिटेड मार्केट एंड एट एन अनसर्टेन प्राइस। उन्होंने देखा कि उनके कंट्री के कुछ लोग हैं जो अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं और उनका मार्केट काफ़ी लिमिटेड है, मतलब छोटा एरिया है मार्केट का, और वो किसी अनिश्चित प्राइस पे सेल कर दे रहे हैं। कोई 50 रुपये में मांग रहा है तो 50 में दे दे रहे हैं, कोई 100 रुपये में मांग रहा है 100 रुपये। प्राइस कोई फिक्स नहीं है, अनसर्टेन प्राइस है। उसके बाद क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया, यू ऑल्सो ऑब्जर्व्ड, मतलब उन्होंने ऑब्जर्व किया, किन्होंने रिचर्ड कैंटल ने ऑब्जर्व किया कि क्वालिटीज़ ऑफ इनिशिएशन, मतलब किसी चीज़ को शुरुआत करने की क्वालिटी जो होती है वो उद्यमियों में होती है। और इनमें क्या होता है, इनमें इतनी कैपेसिटी होती है कि ये रिस्क को ले सकते हैं। और पेशेंस तो भरपूर मात्रा, धैर्यता भरपूर मात्रा में होता है। किनमें? ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप में। तो जो फ्रेंच ऑथर थे उन्होंने एक डिस्टिंक्शन किया, मतलब एक अलगाव किया। मतलब अलगाव क्या कि इनमें एम्प्लॉयर्स और एंटरप्रेन्योर के बीच में उन्होंने बताया कि जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो आपके यहाँ जाकर के काम कर रहे हैं, वो अलग व्यक्ति होते हैं और जो एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं वो अलग होते हैं। तो जो रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर होता है हैज़ हैज़ गॉन ऑन चेंजिंग विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता गया, मतलब आर्थिक आपका विकास होता गया आपके देश का, आपकी कंट्री का, तो वहाँ पे इनके जो रोल थे वो चेंज होते चले गए। तो इनिशियली ये इंडिविजुअलिस्टिक था, मतलब एक व्यक्ति विशेष से संबंधित था। उसके बाद में ये कलेक्टिव बनता चला गया और आज की डेट में तो ये इंडस्ट्री और नेशन ओरिएंटेड हो गया है। मतलब कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री ही बना दी गई हुई है ना। मतलब एक बोला जाए एक व्यक्ति, फिर कलेक्टिव लोग, फिर उसकी एक बड़ी सी इंडस्ट्री ही बन जाना, मतलब इतने सारे लोग सपोर्ट करने वाले हो गए। फिर उसके बाद अब ये नेशन ओरिएंटेड हो गया, मतलब अब राष्ट्र भी आपका पूरा उसमें सपोर्ट कर रहा है। तो इट्स कंसेप्ट एंड फंक्शन आर ऑन चेंजिंग द पाथ, मतलब सारे जो इनके फंक्शंस हैं, जो कंसेप्ट हैं, वो धीरे धीरे चेंज होते चले गए इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से।
तो ये हमने समझा कॉमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप। ये एक देश में, एक फ्रेंच नाम के एक देश में, वहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही थी और उन्होंने इस चीज़ को समझा, ये कंसेप्ट लेकर के आए और उन्हें बताया कि पहले इंडिविजुअलिस्टिक था, फिर कलेक्टिव हुआ, फिर इंडस्ट्री और नेशन ओरिएंटेड हो गया। ये हमने समझा कॉमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप। कॉमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप में हमने समझा कि एक वक्त ऐसा आया कि लोग इंडस्ट्री की तरफ भागने लगे, मतलब क्योंकि उसमें कलेक्टिव लोग बहुत सारे हो गए। एक छोटी छोटी ढेर सारी कंपनी मिलकर के इंडस्ट्री बनाती है। पहले तो ये समझे कि इंडस्ट्री क्या है ना, कि छोटे छोटे जो कंपनीज़ मिल जाती हैं, है ना, स्मॉल कंपनीज़ मिल करके एक इंडस्ट्री बनाती हैं। तो इंडस्ट्री का एक बेसिक डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री कहते किसे हैं, है ना, नंबर ऑफ सेम जो फंक्शनिंग हो रही है, मतलब ऐसी कंपनी जो सेम फंक्शन कर रही है, सेम गोल पे काम कर रही है, सेम सेक्टर में काम कर रही है, तो वो जब एक कंबाइंड वे में हो जाती है तो उसको बोलते हैं इंडस्ट्री, है ना। अब टेक्स्ट क्या है इसमें, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप। अब इसमें क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होने लगा, नई नई तकनीक आने लगी, एडवर्टीजमेंट के नए नए तरीके आने लगे मार्केट में, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, मतलब कि सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का जो साधन होता है वो बहुत सारे आ गए, कम्युनिकेशंस में चेंजेस आ रहे थे, नॉन इंटरफेरेंस बाय स्टेट ने भी जो है हस्तक्षेप करना, किसी की भी बिजनेस में हस्तक्षेप करना काफ़ी कम कर दिया। इससे क्या रिज़ल्ट हुआ, इससे ये रिज़ल्ट हुआ कि जो रोल था एंटरप्रेन्योरशिप का, मतलब उद्यमिता का जो एक रोल था वो चेंज हुआ, उसका नेचर चेंज, उनके फंक्शंस चेंज हो गए। और ये ज़रूरी भी था, ज़रूरी इसलिए था क्योंकि कस्टमर के प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे थे, डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, टेक्नोलॉजी नहीं आ रही थी, तो गवर्नमेंट को उन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना ही था। क्यों करना था, क्योंकि तभी नए लोग मार्केट में आते, काम करते, पैसे लगाते, प्रॉफिट कमाते। वो अगर स्ट्रेंथन होंगे तो आपके जो कंट्री वाले जो लोग हैं वो भी स्ट्रेंथन होंगे और आपके जो आसपास की जो इन्वायरमेंट है, जो स्टेट है, जो कंट्री है, वो भी स्ट्रेंथन तभी होगी। तो वो सारी चीज़ों के स्ट्रेंथनिंग के लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, अभी हमने ये क्या समझा। नेक्स्ट क्या है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर इज़ बीइंग एक्सेप्टेड फॉर द प्रमोशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। जो एंटरप्रेन्योर का जो इम्पोर्टेंस था उसको एक्सेप्ट किया गया। कैसे एक्सेप्ट किया कि किसी भी इंडस्ट्रीज़ के इस्टेब्लिशमेंट में या किसी भी इंडस्ट्रीज़ के प्रमोशन में नए नए उद्यमियों का होना बहुत ज़रूरी है, नए नए लोगों का मार्केट में आना बहुत ज़रूरी है। तो प्रमोशन के लिए और इस्टेब्लिशमेंट के लिए, मतलब इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो सके मार्केट में, किसी भी कंट्री में ढेर सारी, किसी भी स्टेट में ढेर सारी, किसी भी नेशन में ढेर सारी इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश हो सके, इस वजह से एंटरप्रेन्योर की महत्ता को समझा गया धीरे धीरे। अब क्या हुआ कि जो एंटरप्रेन्योर थे उनको रिकॉग्नाइज़ किया गया एज अ प्रमोटर, उनको रिकॉग्नाइज़ किया क्योंकि वो प्रमोट कर रहे हैं क्या, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं किसको, इंटरप्राइजेस को, बहुत सारी कंपनीज़ को, संगठन को, ग्रुप ऑफ पीपल, सब चीज़, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। वो रिस्क टेकर है मार्केट में, आपकी कंपनी में वही तो, आपकी कंट्री में वही तो रिस्क ले रहे हैं, तो आपके पास में अल्टीमेट कोई चारा भी नहीं कि आप इनको सपोर्ट ना करो। और एक अच्छी बात भी है ये। सो देयर वॉज नो डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड द कैपिटलिस्ट। तो शुरुआती दौर में एक उद्यमी के बीच में और एक पूंजीवादी के बीच में कोई डिफरेंस नहीं था, बिकॉज द नेचर ऑफ बिजनेस वॉज क्वाइट सिंपल। क्यों, क्योंकि जो उनके काम करने का तरीका था वो काफ़ी हद तक सिमिलर था, सेम था। इन दोज डेज, मतलब उन दिनों की बात कही जा रही है, ज़्यादातर जो बिजनेस एक्टिविटीज़ होती थी वो इकोनॉमिकल होती थी, कॉमर्शियल होती थी, एक्सेप्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। मतलब अगर सामान को बनाने वाली एक्टिविटी को छोड़ दिया जाए, मतलब अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन वाली बात को छोड़ दिया जाए, तो ज़्यादातर जो भी उस वक्त बिजनेस एक्टिविटीज़ हुआ करती थी वो इकोनॉमिकल होती थी या कॉमर्शियल पर्पस में, मतलब ट्रेडिंग होती थी। मतलब एक व्यक्ति ने, मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि मतलब हमने कोई सामान का हम उत्पाद कर रहे हैं, मैं कोई भी सामान बना रही हूँ, है ना, बनाना एक बात हो गई, लेकिन बना करके उसको बेचना मार्केट में दूसरी बात हो गई। तो ये बनाने वाली बात नहीं है। मतलब कॉमर्शियल पर्पस, कॉमर्शियल में क्या होता है, ट्रेडिंग होती है, सेलिंग होता है। मतलब कि ए ने सामान बनाया, अब हमने क्या किया, बी ने क्या किया, बी ने लिया सामान ए से और उसको डिस्काउंट पे सी को बेचा, सी ने उसको डी को बेचा, अब डी ने उसको फाइनल कस्टमर को बेचा। तो ये एक तरीके का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बीच में आ गया। ये क्या है, ये एक तरीका ट्रेडिंग प्रोसेस है। ये आपका ये चैनल वाली बात हो गई, मतलब कॉमर्शियल चैनल की बात हो गई है। तो वो चीज़। फिर इकोनॉमिस्ट स्टार्टेड थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक क्लासेस। तो जो इकोनॉमिस्ट थे, मतलब
जो आर्थिक सलाहकार थे या जो मतलब इकोनॉमिक्स विशेषज्ञ थे, उन्होंने क्या सोचा, इकोनॉमिक क्लास के बारे में उन्होंने सोचना शुरू किया, क्योंकि चीज़ें बदल रही थी, कंसेप्ट बदल रहे थे। तो उन्होंने उसके नेचर को समझा। उन्होंने बोला कि भाई ये तो एक तरीके का ऐसा मतलब इमरजेंस हो रहा है कि जिसमें बहुत सारी कंपनीज़ आ रही हैं और एक बिज़नेस वर्ल्ड की तरफ हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं, और हमें ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में और ध्यान देना चाहिए, तभी हम डेवलप्ड जो कंट्रीज़ उनसे कम्पीट कर पाएंगे, है ना। देखो जो इकोनॉमिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट का जो एक थिंकिंग प्रोसीजर था वो काफ़ी चेंज हुआ। उन्होंने कंपनीज़ के बारे में डीप स्टडी करना स्टार्ट किया, क्योंकि आपकी जो कंपनी थी वो एक बिज़नेस वर्ल्ड में एंटर कर रही थी। बिज़नेस वर्ल्ड का मतलब ये कि ग्लोबल नेशनल मार्केट पे आपके बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ रहे थे, शेयर होल्डर्स ट्रेडर्स आ रहे थे, चीज़ें बदल रही थी और बहुत तेज़ी से चीज़ें बदल रही थी। तो उन्होंने जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने इकोनॉमिक क्लासेस को समझा, उनके नेचर को समझा, और जितनी कंपनीज़ के इमरजेंस हो रहे थे, जो उदय हो रहा था बिज़नेस वर्ल्ड में, उसको उन्होंने महत्ता दिया, इम्पोर्टेंस दिया, और उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में एम्फेसाइज करना शुरू किया। उसके बाद में नेक्स्ट इसमें क्या है कि उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने इकोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने ये देखा कि बिजनेसमैन जो होते हैं वो कैसे परफॉर्म करते हैं अपने फंक्शंस को, एंटरप्रेन्योर क्लासेस को उन्होंने डिफ़ाइन करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि रिस्क किस प्रकार से वो लोग ले रहे हैं, वो लोग कैपिटल कैसे असेंबल कर रहे हैं, मतलब इकट्ठा कैसे करते हैं वो कैपिटल, और लेबर्स को वो कैसे इकट्ठा करते हैं। उन्होंने एक जनरल आउटलाइन बनाना शुरू किया बिज़नेस का, और फिर उन्होंने ऑब्जर्व करना किया इवन द माइन्यूट डिटेल्स, मतलब माइन्यूट छोटी से छोटी डिटेल्स के ऊपर में उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट किया। किन्होंने क्या, जो इकोनॉमिस्ट थे। और इकोनॉमिस्ट कौन थे, वो ऐसे व्यक्ति जो आपकी किसी भी कंट्री की जो आर्थिक स्थिति, आर्थिक कंडीशन को देखते हैं। तो उन्होंने अपने नेशन का एक जो डेवलपमेंट का पैरामीटर था उसको बहुत ही डिफरेंट वे में देखा। उनको ऐसा समझ में आया कि इंडस्ट्रीज़ की वजह से, ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से, और ऐसे एंटरप्रेन्योरियल क्लासेस की वजह से। क्लासेस का मतलब ये कि पहले तो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच था, उसके बाद में कंबाइंड अप्रोच हुआ, उसके बाद में फिर ये आपका एक स्टेट का अप्रोच होना शुरू हुआ, फिर इंडस्ट्रियल अप्रोच होने के साथ साथ आपके ये गवर्नमेंट का अप्रोच होना शुरू हुआ। तो तमाम चीज़ें छोटी छोटी डिटेल्स के ऊपर में ये चीज़ें देख रहे थे। उन्होंने देखा कि कैसे आगे क्या है इसमें कि दे आर द पर्सन हु मेक द फोरकास्ट, मतलब ये लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं जो फोरकास्ट करते हैं, मतलब कि फ्यूचर के बारे में एक बोलते हैं कि पूर्वानुमान लगाते हैं, या पहले से एक प्री डिटरमाइन करते हैं चीज़ों को। एंड टेक केयर ऑफ द इनलेट एंड आउटलेट ऑफ द कोमोडिटीज़ का इनलेट एंड आउटलेट भी ये तय करते हैं। कौन, जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिस्ट होते हैं वो। तो इन्होंने मार्केट को सर्च करना शुरू किया, देखना शुरू किया कि भाई कंजम्पशन किन चीज़ों का हो रहा है। एंड इन्होंने पक्का कीप नॉलेज अबाउट द एम्प्लॉयज़ एंड ऑल्सो ऑफ द होल बिज़नेस। इन्होंने बिज़नेस के मॉडल को समझा, इन्होंने एम्प्लॉयज़ के इस चीज़ों को समझना शुरू किया। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे देखा जाए तो ग्रेजुअली, बहुत स्लोअर पेस में ही सही, बट एक अवेयरनेस आ रहा था मार्केट में। किसके लिए, एंटरप्रेन्योरियल क्लासेस के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, बिजनेस वर्ल्ड के लिए, ग्लोबल मार्केट के लिए। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हो रही थी, है ना। फिर अब एक ऐसा वक्त आ चुका था जब एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था, मतलब ये इंडस्ट्रीज़ की क्रांति आ गई थी, मतलब ढेर सारी कंपनीज आ गई थी मार्केट में, बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर उदय होना शुरू हो गए थे, डेवलप होने लगा था। क्या, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाना है अगर सामान, तो ट्रांसपोर्टेशन आपका डेवलप होने लगा था। कम्युनिकेशन आपका बढ़ रहा था, है ना, मतलब बात करने की प्रक्रिया, तरीका, क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ बढ़ रही थी, टेक्निकल नॉलेजेस के बारे में बढ़ रहा था। स्टेट इन्फ्लुएंस बिजनेस, मतलब बिजनेस में जो स्टेट का अनुमान है, जो एक सोच है, जो एक पूर्वा बोल सकते हैं बिज़नेस के बारे में कि आगे क्या होने की संभावना है, वो चीज़ें बढ़ना शुरू हो गई, इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो गया। कई तरीके के चेंजेस हुए और एक पॉजिटिव चेंज हुआ कि इसमें एंटरप्रेन्योर क्लासेस में बहुत सारे चेंज हुए, स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे चेंजेस जब होना शुरू हो गए तो एक इंडस्ट्री में बूम आना शुरू हुआ। एक अलग ही तरीके का मार्केट में फ्लो ऑफ बिजनेस, मार्केट, एक अलग ही इकॉनमी दिखना शुरू हो गई, अलग ही लाइफ स्टाइल मार्केट में आ गई, एक अलग आपका जो बोलते हैं लिविंग स्टैंडर्ड मार्केट में आ गया। तो ये तो था क्या, ये था आपका इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप, किस प्रकार से इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो रही थी मार्केट में। फिर एक तीसरा फेज़ आया जब इनोवेशन की बात हो गई। तो हम क्या डिस्कशन कर रहे थे, हमने क्या बात एक समझी, महत्वपूर्ण बात, कि जब आपकी कंट्री में एक ज़रूरत की चीज़ें जब आप डेवलप कर लेते हो, जैसे ज़रूरत की चीज़ें डेवलप कर लेते हो का मतलब ये कि आपने अच्छा खासा इंफ्रा बिल्ड कर लिया, आपने इंडस्ट्रीज़ को आपने लगा दी, आपके पास में बेसिक एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई। तो अब क्या रह गया आपकी कंट्री में, अब तो आप डेवलप्ड हो गए ना। जैसे आप समझे कि अगर यूके ले लें, यूएस ले लें,
फॉरेन की ऐसे ऐसे कंट्रीज जो डेवलप्ड हो चुकी हैं उनका अगर हम उदाहरण लें तो उन डेवलप्ड हो चुकी है का मतलब क्या कि उनके पास में जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, फैसिलिटीज़ हैं, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो चुका है और उसमें कहीं से कोई कमी नहीं रह गई, बाकी नहीं रही। और वो हर मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, कम्युनिकेशन के मामले में, ट्रांसपोर्टेशन के मामले में वो हर तरीके से सिक्योर हैं, वो हर तरीके से डेवलप्ड हो चुके हैं, तो मतलब विकसित हो चुके हैं। अब विकसित जैसा कुछ रहा नहीं है ना कुछ। अब जब वो डेवलप्ड हो चुके हैं तो अब वो क्या करें, एक बड़ा सवाल है। अब वो क्या करते हैं, क्योंकि डेवलप हो चुके हैं तो अब वो इनोवेशन का काम करेंगे, मतलब कि अब वो नई चीज़ लेकर के आएंगे, जो चीज़ें हुई हैं उनमें और वो नयापन क्या कर सकते हैं। तो उनकी मजबूरी हो जाती है रिसर्च करना, उनकी मजबूरी हो जाती है इनोवेटिव माइंड को लेके आना, क्रिएटिव माइंड को लेके आना, आइडियाज़ पे काम करना, इमेजिनेशन पे काम करना, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना। वो उनकी एक बन जाती है, एक बोल सकते हो कि आप मर्जी नहीं मजबूरी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें आप मार्केट में आ चुकी हैं, आप डेवलप्ड हो चुके हो। जैसे इंडिया में काफ़ी स्कोप है डेवलपमेंट का, क्योंकि इंडिया आज भी इंफ्रा में काफ़ी पीछे है, ट्रांसपोर्टेशन में पीछे है, कम्युनिकेशन आज भी जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे नहीं है प्रॉपरली। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अभी डेवलपमेंट का काफ़ी स्कोप है। तो इस वजह से अभी हम इनोवेशन की तरफ सोच ही नहीं पा रहे हैं। एक तरीके से आप समझिए कि अगर आपकी कंट्री पूरी तरीके से डेवलप्ड हो जाए, है ना, कुछ करने जैसा नया बचे ही ना, तो फिर आप क्या करोगे? फिर आपकी कंट्री का जो इकोनॉमिकल पैरामीटर है उसको आप कैसे मेजर करोगे? आपके पास में फिर आपको रिसर्च करना पड़ेगा, फिर आप एक नया खोज के बारे में सोचोगे, नई डिस्कवरी आपके माइंड में आएगी। आप सोचो कि आप आइडिया नया माइंड में लेकर के आओ कि जो एग्जिस्टिंग है मैं उसको और कैसे इम्प्रूव करूँ। फिर आप इम्प्रोवाइजेशन की तरफ जाओगे, है ना। इम्प्रोवाइजेशन में आप पैसे खर्च करोगे, और ऐसा भी नहीं है कि पैसे आपके पास नहीं रहेंगे, क्योंकि आप डेवलप्ड में जा चुके हो तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत बेहतरीन हो चुका रहेगा। जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ के लोकल लिविंग स्टैंडर्ड, लाइफ स्टाइल बहुत बेहतरीन हो जाती है। मतलब सबकी लाइफ एक तरीके से बोले तो सिक्योर होती है, नहीं भी होती है तो उनकी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, इंसेंटिव्स ऐसे होते हैं, उनके कंट्री का हिसाब किताब इस तरीके से होता है कि हर एक व्यक्ति की लाइफ कहीं ना कहीं सिक्योर होती है ना। तो इंडिया में तो ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति की लाइफ सिक्योर है, तो अभी हम बहुत दूर हैं उस डेवलप्ड वाली स्टेट में, जोन में जाने के लिए। लेकिन एक बार आप सोचें कि जो कंट्री डेवलप्ड है, अमेरिका, यूएस और फॉरेन, रशिया, ये सारी जो कंट्रीज़ है, चाइना वगैरह जो भी चीज़ें, तो ये सब लोग इनोवेशन पे इसीलिए खर्च कर पाते हैं। तो इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योरशिप का इसीलिए काफ़ी स्कोप है। अब स्क्रीन पे आप देखें, कहानी की तरह यूँ ही ऐसे ही ना सुनते हैं, आप स्क्रीन की तरफ देखें तो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज ऑन लार्ज स्केल एंड रैपिड एडवांसमेंट। इनोवेशन में क्या आया? रैपिड एडवांसमेंट आया। किसमें? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन होने लगा। नहीं कमोडिटीज़, वस्तु में नहीं, कमोडिटीज़ माने वस्तु, है ना। नई वस्तुएं आने लगी मार्केट में, सर्विसेज इंप्रूव होने लगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ पे काम होने लगा। अब एम्फेसिस हो रहा था, मतलब जोर दिया जा रहा था, किस पे? रिसर्च पे दिया जा रहा था, इन्वेस्टिगेशंस किए जा रहे थे, है ना, कि जो प्रोडक्ट्स मार्केट में ऑलरेडी हैं, ठीक, तो उनमें क्या नयापन हो सकता है। फिर इंक्रीजिंग कंपटीशन। अब कंपटीशन मार्केट में आना शुरू हो गया था, जहाँ पे तो कब एक वक्त ऐसा था कि जब हम शुरुआती दौर में थे, जब हम एक कॉमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप के दौर में थे, तो कहाँ तो एक वक्त ऐसा था कि कोई चीज़ थी ही नहीं एग्जिस्टेंस में। फिर उसके बाद में धीरे जब इंडस्ट्रीज़ आना शुरू हो गई तो फिर इनोवेशन की बात आ गई। मतलब अब कंपटीशन हो रहा है भाई, मतलब बराबर, एक सामान बना नहीं कि उसका रेप्लिका तैयार होकर आ गया मार्केट में। इंटरनेशनल लेवल पे अब बिज़नेस की बात हो रही है। क्यों भाई इंटरनेशनल लेवल पे क्यों बात हो रही है? क्योंकि तभी तो आपकी कंट्री जो है बड़े तबके पे बिज़नेस कर पाएगी। आप तभी तो अपने देश में बाहर की कंपनीज़ को एंटरटेन कर पाओगे, एफडीआई तभी तो ला पाओगे ना। आप अपना जो एक बोलते हैं ना रिज़र्व, आप रिज़र्व कैसे कर पाओगे? जब बाहरी कंट्रीज़ आपके कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगी तो बाहर का देश का जो पैसा है वो डॉलर्स आपकी कंट्री में आएगा, तभी तो आपकी कंट्री एक तरीके से मजबूत होगी और कम से कम आपकी कंट्री से बाहर जाएगा, है ना। आपका कम से कम बाहर जाए और बाहर का ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास में आए। इसलिए क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण की बात हो रही है भाई यहाँ पे, है ना। तो वैश्वीकरण होगा मतलब आप सामान बना करके पूरे ग्लोबल को मार्केट बना करके अपने सामान को बेच सकते हो। आप इंडिया में सामान बना रहे हो, आप दुनिया के किसी भी कोने में सामान अपने बेच सकते हो। आप यूएस में बेच सकते हो, यूके में बेच सकते हो, फ्रांस में बेच सकते हो, वियतनाम में बेच सकते हो, कोलंबिया में बेच सकते हो, श्रीलंका में बेच सकते हो, भूटान, पाकिस्तान, XYZ कोई भी कंट्री में आप बेच सकते हो। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या? द होल वर्ल्ड इज़ जस्ट लाइक अ सिंगल मार्केट। एक सिंगल मार्केट हो गया होल वर्ल्ड। तो ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की बात हो रही है, मतलब स्वतंत्रता दी जा रही है इकोनॉमिकल स्टैब्लिशमेंट के लिए। मतलब आपके बिजनेस करने के लिए आपको स्वतंत्रता दी जा रही है कि आप स्वतंत्र हो, आप फ्री हो, कि
अपना एक एंटरप्रेन्योर स्टैब्लिश कर सकते हो, सेटअप इंटरप्राइज सेटअप कर सकते हो, आप कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप कर सकते हो। इसलिए प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया। मतलब कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या, आप प्राइवेटली किसी भी कंपनी को ओन कर सकते हो। फिर कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ, कॉर्पोरेट बना सकते हो। कस्टमर ओरिएंटेशन मतलब कस्टमर की नीड, उनकी डिमांड, उनकी टेस्ट और प्रेफरेंसेस, उनकी चाहतों के अकॉर्डिंग हम सामान को बनाएं। मार्केटिंग एक्टिविटीज़ रोल प्ले करने लगे। माउंटिंग प्रोडक्शन आने लगा, मतलब ढेरों मात्रा में चीज़ें प्रोड्यूस होने लगी, है ना। बहुत ढेर सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में आना शुरू हो गए। तो जी, फिर इसमें आगे क्या है, all are the offshoots of industrial revolution and the phenomena have widely increased the necessity and importance of entrepreneurial classes। ये सारी जो चीज़ें ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आना और ये सारे बहुत सारे प्रोडक्शन मार्केट में आना, नई नई कंपनीज आना, ये कहीं ना कहीं आपके एंटरप्रेन्योर क्लासेस में एक बहुत ही बड़ा बूम आया। अब बूम आने के साथ में एक नई शाखा डेवलप होना शुरू हुई। तो ये सारी शाखाएं थी। ऑफशूट्स का मतलब क्या होता है, शाखा, ब्रांच, है ना। नई नई ब्रांचेस आना शुरू हुई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के, और ये पूरा जो फेनोमेनन था वो पूरा फेनोमेनन चेंज हो गया। सोसाइटी की नीड भी बन गई और आवश्यकता भी बन गई, और महत्व की भी बात हो गई। इंपॉर्टेंस मतलब एक महत्व की भी बात हो गई, और नेसेसिटी नीड भी बन गई। क्या, एंटरप्रेन्योर क्लासेस। Success of business and growing economies, so it has to be essential the products and the qualities be improved by improving production techniques improve होने लगी, qualities नई improve होना शुरू हो गई, नई मार्केट से products आ गए हैं। अब क्या है कि अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंश्योर किया जाता है कि मतलब किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो कोई लागत आती है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। मतलब आप ऐसे समझे कि मैंने किसी सामान को बनाया तो सामान की मैन्युफैक्चरिंग में भी कॉस्ट इनकर होता है, तो वो जो कॉस्ट इनकर हो रहा है उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। साथ ही अब कस्टमर के सेटिस्फेक्शन की बात हो रही है, अब इफ़िशियंसीज़ की बात हो रही है कि इफ़िशियंसी लेवल किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। मतलब काम करने का जो लेवल है या जो प्रोडक्शन का जो लेवल है वो किस प्रकार से हम उसको बढ़ा सकते हैं। एक कुशलता, दक्षता की बात हो रही है ना। इफ़िशियंसीज़ का मतलब क्या, वो कुशल, दक्षता की बात हो रही है। कई तरीके के इनोवेशंस जो हैं वो करने शुरू कर दिए गए ताकि जो एंटरप्राइज है वो सस्टेन हो सके लंबे समय के लिए, मतलब चल सके, जीवंत रह सके और चैलेंजेस को वो एक्सेप्ट कर सके और कॉम्पिटिटिव एक इन्वायरमेंट को क्रिएट कर सके, कंपटीशन क्रिएट कर सके। कंपटीशन कैसे क्रिएट होगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल करोगे हाई क्वान्टिटीज़ में, है ना, तो आपका बिजनेस क्या होगा, आपका बिजनेस एक सक्सेस की अलग ही ऊंचाई को छुएगा। तो ये सारे जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ क्या हैं, इन्होंने क्या किया, ये सस्टेन ही नहीं कर सकते विदाउट इंट्रोड्यूसिंग इनोवेशन। मतलब हमने यहाँ पे क्या समझा कि भाई जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी हैं ऐसी इकोनॉमीज, ऐसे कंट्री जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं, उनके पास में सस्टेनेंस के लिए, मतलब उनको अपने आप को बनाए रखने के लिए, जीवंत रखने के लिए उनको इनोवेशन पे खर्च करना ही पड़ेगा, उनको टेक्नोलॉजीज पे खर्च करना ही पड़ेगा। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि वो सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें कर चुके हैं। कॉन्टिन्यूशन इसमें क्या है, द पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर सच इनोवेशन। अब ऐसे इनोवेशन के लिए कोई एक व्यक्ति कर ले या ग्रुप ऑफ पर्सन कर ले, वो तो एक कहने की मतलब समझने वाली बात है कि कौन करना चाहता है इनोवेशन। तो ऐसे व्यक्ति जो कि इनोवेशन में अपना समय लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, इनको बोलते हैं इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर। ये इस पर हमने कल पढ़ा था, कल के लेक्चर में हमने इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर का एक पूरा एक हमने काफ़ी डिस्कशन अच्छा खासा किया था, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर में पढ़ा था। एंड हिज एबिलिटी ऑन हिज अकाउंट इज नोन एज इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब उनकी एबिलिटी जो होती है वो अपने दम पर, अपने क्षमता पर, अपने स्किल पर, अपने कैलिबर पर भरोसा करके वो इनोवेशन में पैसे खर्च करते हैं और अच्छा खासा वो इसमें ग्रो भी करते हैं। नई आइडिया, न्यू इमेजिनेशन, नई चीज़ें, नवा विचार लेकर के आते हैं मार्केट में। ये काफ़ी इसेंशियल भी है ओनर की वेल्थ के लिए, है ना। ओनर का एक बोल दे तो एक लीडरशिप क्वालिटी जो होती है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एस्पेक्ट है कि भाई अगर आपकी कंट्री या आपकी इकॉनमी ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी है तो आपको इनोवेशन पे खर्च करने पड़ेंगे। सो ही हैज़ डिफरेंशिएटेड आउटलुक than the traditional entrepreneurs who carry out only one type of production and the innovating entrepreneur। इसलिए जो रिचर्ड थे उन्होंने ये चीज़, क्योंकि अभी हम रिचर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि रिचर्ड ने ही ये 3 पार्ट में क्लासीफाई किया।
अभी हम यही पढ़ रहे हैं, रिचर्ड कैंटलन के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो रिचर्ड कैंटलन ने ही ये सारा क्लासिफिकेशन दिया था। तो रिचर्ड कैंटलन क्या कहते हैं, उन्होंने बोला, उन्होंने डिफरेंशिएट किया ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योर को, उन्होंने डिफरेंशिएट किया किसी इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर को। ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योर मतलब वो व्यक्ति जो, अभी हमने कॉमर्शियल वाले में क्या पढ़ा था कि एक व्यक्ति ही था जो शुरू करता था, जब ये कंसेप्ट आया ही था 18th सेंचुरी में फ्रेंच में, है ना। तो वो चीज़ें थी, क्योंकि अब इसमें क्या है, अब ये डिफरेंस की बात कर रहे हैं। डिफरेंस मतलब अब जो इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर है वो नई तकनीक लेके आएगा मार्केट में, नया मार्केट रिसर्च करेगा, वो स्टैब्लिश करेगा नई नई ऑर्गेनाइजेशन को। इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर क्रिएट न्यू डिमांड, नई डिमांड को क्रिएट करेगा, प्राइजेस को रिड्यूस करेगा, चेंजेस लेके आएगा मार्केट में, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम को चेंजेस करेगा, है ना। फिर उसके बाद में इन तरीके के जो एंटरप्रेन्योरल जो चेंजेस होते हैं वो एक सर्कुलर फ्लो बना रहता है इकॉनमी में, और जो वो प्रॉफिट अर्न करते हैं अपनी कंट्रीब्यूशन से, उससे क्या होता है, एक अच्छा खासा आपका जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो बराबर चलता रहता है, और आपकी कंट्री डेवलप्ड होने के बाद भी बहुत सारा स्कोप रह जाता है, बहुत सारा स्कोप होता है कि आप फर्दर उसमें कुछ चेंजेस करते रहो, कुछ एडवांसमेंट करते रहो, टेक्नोलॉजीज़ नई नई लाते रहो। देखो, अगर आपके पास में एक बिल्कुल एकदम अपने ही ऊपर बेसिक सा, इसको अपने ऊपर उदाहरण लेके समझो कि अगर आपके पास में बेसिक खाने ही पीने की चीज़ नहीं है, आपके पास में इतना ही पैसा नहीं है कि अपना पेट भर सको या अपनी ज़रूरत की चीज़ें कर सको, तो क्या ही आप बड़ा सपना देखोगे, आप क्या ही इनोवेटिव आपके चीज़ माइंड में क्रिएटिविटी आएगी, है ना। पहले तो आप क्या अपनी सिक्योरिटी देखते हो ना, कि भाई मेरे पास पहले तो इतना हो जाए कि मैं एटलीस्ट सिक्योर हो जाऊँ, महीने का मेरे पास में 20,000 25,000 30,000 सिक्योरमेंट सोचते हो। उसके बाद में फिर कुछ आप एड ऑन करना शुरू करते हो। अगर आप भी आपसे, अगर सपोज करें, मान लें कि अगर आपकी अभी इनकम ज़ीरो है, कुछ नहीं आप कमाते हो, अगर आपसे भी आके कोई कहे कि भैया ये बी कंपनी है, बड़ा अच्छा इनका मार्केट में चल रहा है, शेयर मार्केट में बहुत अच्छे से करें, इनमें इन्वेस्ट कर दो 50,000 रुपये या 10,000 रुपये कर दो, क्या कर पाओगे? अंदर से 100 बार सोचोगे कि भाई करूँ ना करूँ, रिस्क है, 10,000 रुपये कहाँ से लाऊंगा, क्या ही करूँगा, नुकसान हो गया। रिस्क ही नहीं ले पाओगे भाई 10,000 रुपये का, नॉर्मल 10,000 रुपये का भी रिस्क नहीं ले पाओगे। लेकिन ये सोचो कि अगर आप 50,000 रुपये महीने कमा रहे हो, है ना, तो आप सोचो कि 10,000 रुपये रिस्क लेने का एक स्टेप आगे गई आपकी, 5,000 ही रुपये का रिस्क लोगे ना, सोचोगे ना, इन्वेस्टमेंट करोगे ना। 50,000 कमाओगे तो सोचोगे कि भाई मैं 10,000 20,000 रुपये अपना कहीं इन्वेस्ट करता रहूँ, ताकि वो मेरा रिकरिंग में कुछ ना कुछ मुझे मिलता रहे, प्रॉफिट होता रहे मुझे, है ना। जब पेटी भरने का पैसा नहीं है, अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक एक्सपेंसेस बियर नहीं कर सकते, तो क्या ही आप इन्वेस्टमेंट सोचोगे। ऐसे ही होता है, कंट्रीज़ के भी हिसाब से भी ऐसे ही होता है। एक एंटरप्रेन्योर जब शुरुआत में आया था ये कंसेप्ट, तो एंटरप्रेन्योर पहले तो मार्केट में लोगों के लिए बड़ी चीज़ नहीं थी। अब क्या है, अब इतना ज़्यादा हर एक व्यक्ति स्टार्टअप कर रहा है, हर दूसरा बंदा ही सोच रहा है मैं बिज़नेस कर लूँ, छोटी ही दुकान ही क्यों नहीं शुरू कर रहा है, बट कुछ तो कर रहा है ना। तो अब एक लेवल ही अलग हो गया है, कंपटीशन मार्केट में आ गया है, गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है, MSMEs हो गए, जैसा कि कल हमने पढ़ा, है ना। आगे भी हम ये बहुत सारे टॉपिक्स में इसको डिस्कशन करेंगे, कितने सारे गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ हैं जो आपके MSMEs को सपोर्ट करने के लिए आती हैं। कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपके एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, मतलब उद्यमिता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो पहला ये है कि बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, तो गवर्नमेंट अथॉरिटी कई सारी स्कीम्स को लेकर के आती हैं, जिनमें ऐसे MSMEs को या ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप को या इंक्यूबेशन सेंटर्स वगैरह भी बन रहे हैं। और टेक्नोलॉजी का भी राइज़ हो रहा है, नई नई तकनीक आ रही है मार्केट में, चाहे प्रोडक्शन की टेक्निक हो, चाहे आपकी टेलीकम्युनिकेशन की टेक्निक हो, या किसी भी प्रकार की टेक्निक हो। आप बिल्कुल एक लाइव ही उदाहरण लेके चले कि एक तो ज़माना था जब गुरुकुल में लोग शिक्षा लेते थे, फिर उसके बाद में अगर हम आज से 5 साल 10 साल पहले बात करें, है ना, तो आपके ही माताजी पिताजी के बारे में अगर आप ये सोचिए, है ना, या आपके आसपास जो आपके भाई बहन होंगे जो पढ़ चुके हैं, उन्होंने क्या अपनी शिक्षा ऑनलाइन ली होगी? नहीं ली होगी ना, वो प्रॉपर क्लास में गए होंगे या कॉलेज में गए होंगे, या कहीं तो वो एक फ़िज़िकल फॉर्म में वो बैठे होंगे, कोचिंग गए होंगे, जहाँ पे भी गए होंगे, वहाँ पे टीचर ने पढ़ाया, उन्होंने पढ़ा, उस तरीके से शिक्षा हुई। टेक्नोलॉजी आज चेंज हो गई है, आज आपकी मजबूरी बन चुकी है यूट्यूब की क्लासेस लेना या इस प्रकार की चीज़ों को करना। क्यों? क्योंकि आपके पास में देखो, एक तो अब चीज़ें बहुत बदलती चली जा रही हैं। अगर आप इस समय की धारा में नहीं बहोगे ना, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो कंसेप्ट को आपसे पहले समझ लेंगे, आपसे ज़्यादा समझ लेंगे। अभी 1 घंटे की क्लास है, अगर हम ऐसा समझें तो इस 1 घंटे की क्लास को बहुत सारे बच्चे आधे घंटे में छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन जो बच्चे इसको पूरा क्लास लेंगे, कहीं ना कहीं वो कंसेप्ट को पूरा डीप में समझेंगे, तो आगे उनके जो कंसेप्चुअल चीज़ें रहेंगी वो क्लियर होंगी। तो वही बात है कि आप तरीके बदल रहे हैं। अगर आप उस तरीके की धारा में नहीं बहोगे, फ्लो में नहीं जाओगे, तो आप उस चीज़ में पूरा अपना आउटपुट नहीं निकाल पाओगे। आपकी मजबूरी है ये आज के समय में, क्योंकि कोई क्लास में जा कर के 45 मिनट्स का हार्डली लेक्चर होता है। अगर आप
कॉलेज में भी जाओ, अभी कोविड के टाइम में तो कॉलेज भी नहीं चल रहे हैं, क्लासेस भी आपको नहीं मिल रहे हैं, और जो टीचर्स आ रहे हैं, आप वेल नोन हो कि कैसे आपको टीचर्स मिल रहे हैं, कितने एफ्लुएंट टीचर्स हैं, कितने अच्छे से आपका कंसेप्ट वो क्लियर कर सकते हैं, ये कोई मुझे बताने वाली बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं पढ़ने वाले भी वैसे ही हैं, है ना, पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों ही लगभग कहीं ना कहीं, तो क्या ही उस पर चलिए विचार बात करें। तो हम जो टॉपिक समझ रहे थे वो ये कि एक दौर हो चुका है, एक टेक्नोलॉजी का एक दौर है, उस दौर में आपको चलना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, ठीक। फिर उसमें नेक्स्ट है क्या कि अब पहले क्या था कि फीमेल एंटरप्रेन्योर को उतना एंटरटेन नहीं करते थे। अब फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि महिलाएं बहुत अच्छा कर रही हैं, जैसे आप इंदिरा नूई की बात ले लें, ICICI की जो चेयरमैन उनका नाम ले लें, तो महिलाएं इस क्षेत्र में बहुत ही पॉजिटिव, वो बहुत ही अच्छा एक प्रदर्शन कर रही हैं, एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ रही हैं। इस वजह से उनको बढ़ावा देने के लिए मार्केट में उनको एंटरटेन किया जा रहा है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एंटरप्रेन्योरशिप काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है। कुछ चैलेंजेस भी हैं इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के सामने, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के ही सामने, वो हर एक कंट्री जो कि डेवलपिंग में है उनके सभी सामने इन तरीके का चैलेंजेस होता है। जैसे कि उनको बिज़नेस जब भी वो शुरू करते हैं तो सबसे पहले उनके सामने में फ़ंड्स का ही चीज़ें आती हैं कि भाई उनको फ़ंड कहाँ से मिलेगा, उनको फ़ंड कहाँ से रेज़ करना चाहिए। 2-4 ऑप्शन उनके पास में आते हैं। सबसे पहले तो बैंक का ऑप्शन आ जाता है, उसके बाद में वो अपने फ्रेंड्स से ले लेते हैं, फिर फैमिली से भी लेते हैं कई बार, है ना, फिर उसके बाद सेल्फ इंटरेस्ट पे भी ले लेते हैं, मतलब किसी से ब्याज पे ले लिया पैसे। तो ये कुछ सोर्सेज होते हैं। उसके बाद अलग भी होते हैं लोग, कई बार शेयर होल्डर्स भी बना लेते हैं, है ना, फिर कुछ लोग पार्टनर्स भी बना लेते हैं। तो भाई जिनकी जैसा जो हो, तो फंड का कहीं ना कहीं चैलेंज रहता है। दूसरा ये है कि हमें कहीं ना कहीं ये पता ही नहीं है कि बिज़नेस को कैसे करना है, वी डोंट नो हाउ टू रन द बिजनेस। दिस इज़ द बेसिक चैलेंज फॉर एन इंडियन एंटरप्रेन्योर, बिकॉज वी डोंट हैव एनी बेसिक आइडिया अबाउट एंटरप्रेन्योर्स। देखो ये चीज़ सबके ऊपर लागू नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम शुरू तो कर देते हैं, लेकिन फिर जैसा हमने कल पढ़ा ना, कल वाले एक में हमने पढ़ा था ना कि क्लैरेंस ने बोला था कि भाई लोग बिज़नेस शुरू तो कर, मतलब अमेरिकन के एग्रीकल्चर में उन्होंने पढ़ा था, एक अमेरिकन एग्रीकल्चर पर रिसर्च किया कि लोग जब शुरू करते हैं ना तो बहुत इनोवेटिव माइंड से शुरू नहीं करते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते चले जाते हैं ना, वैसे वैसे उनके दिमाग खुलते चले जाते हैं, वो और इनोवेटिव होते चले जाते हैं। तो उन्होंने ये बात बोली थी, क्लैरेंस डेनहॉफ ने ये बात बोली थी कल टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर में। हमने ये पढ़ा था लास्ट वाला जो था, आप शायद याद, वो लेक्चर ज़रूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है प्रीवियस वाला जो हमने पढ़ा था, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप वाला, ठीक है। तो उसमें क्या था भाई, आप शुरू तो करते हो बिजनेस, लेकिन आपके पास उतना पर्याप्त नॉलेज नहीं होता है, तो वो उन एडिक्वेट लैक ऑफ इन द एडिक्वेसी ऑफ दैट नॉलेज, व्हाट यू डू कि आप सीखते हो, गिरते हो, उठते हो, फिर सीखते हो, फिर उसमें इम्प्रोवाइजेशन करते हो, फिर आगे बढ़ते हो। तो नॉलेज की कमी की वजह से कहीं ना कहीं ये है प्रॉब्लम थोड़ा सा कि बिज़नेस को कैसे रन करना है, हमको ये थोड़ा सा पता नहीं होता है, और कहीं ना कहीं हम गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर और ज़्यादा गिरते हैं, फिर उठना शुरू करते हैं, और फिर तो उठते ही चले जाते हैं, क्योंकि फिर हमने मार्केट का एक ट्रेंड देख लिया। तो वही बात हो गई नॉलेज। फिर कीपिंग अप विद द टेक्नोलॉजीज़, तो टेक्नोलॉजीज़ का देखो यूज़ टू सभी कोई नहीं है। हर व्यक्ति सोचता तो है कि मैं पैसे कमा लूँ, काम कर लूँ और इस दौर में बह जाऊँ। जैसे ये आज के युग में लोग टेक्नोलॉजी के युग में, यंत्रीकरण के युग में, मैकेनाइजेशन के युग में, टेक्नोलॉजी के युग में लोग बह रहे हैं, सोचते तो हैं, लेकिन थोड़ा सा ये आज भी चैलेंजिंग है, क्योंकि लोगों का जो बेसिक है, फाउंडेशन है, वो बहुत अलग है। अब आप ये समझिए कि जिन स्टूडेंट्स ने या जिन लोगों ने, अगर आप अपने पिताजी का ही उदाहरण ले लें, दादाजी का उदाहरण ले लें, उनको फ़ोन दे दोगे आप, एप्पल का आईफोन दे दोगे, है ना, क्या ही वो चला पाएंगे, है ना। मैकबुक दे दोगे उनको, नोटपैड दे दोगे, क्या चला पाएंगे, उनको क्या पता पीपीटी क्या है ना, ठीक है। अगर आपके दादाजी भाई बहुत आज के दौर में बच्चों के साथ में इन्वॉल्व अगर हैं और अपडेटेड हैं तो उनकी बात अलग है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस की मैं बात जो है वो बता रही हूँ। तो एक वो बात है। तो लेकिन आपकी मजबूरी है कि आप, मर्जी नहीं है आपकी, आप मजबूरी है, नहीं आप चलोगे तो भाई आप फिर, ठीक है, आपके दादाजी तो बिज़नेस कर चुके, आपके पिताजी ने तो अच्छा खासा आप बिज़नेस स्टैब्लिश कर दिया, वो तो सक्सेसफुल थे। अगर आपको भी सक्सेसफुल होना है तो आपको इस दौर के हिसाब से चलना पड़ेगा, बिल्कुल। फिर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, अब क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स ये बहुत ही, मतलब एक अलग ही, ये अपने में बहुत ही वाइडर सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स का, मानव संसाधन। अब इसमें किसी पर्सन को अपने कंपनी में एम्प्लॉय करने से लेकर के, मतलब उसकी रिक्रूटमेंट करने से लेकर के, सिलेक्शन करने से लेकर के, उसको वेतन देने तक, उसका फिर उसके बाद में अप्रेजल करने तक की सारी प्रक्रिया आ जाती है। ह्यूमन रिसोर्स मतलब मानव को एज अ संसाधन आप समझिए, मतलब हर एक मनुष्य जो आपकी कंपनी में, हर एक व्यक्ति जो आपकी कंपनी में काम कर रहा है, वो आपके लिए बहुत बड़ा रिसोर्स है,
क्योंकि वही एक आप मतलब आपके बिहाफ पे, आपके पीछे, आपके कंपनी का वही तो काम कर रहा है। आपका जो गोल है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है, उसे वो अपना गोल, उसे वो अपना ऑब्जेक्टिव बना करके अपना इनपुट दे रहा है ताकि आपकी कंपनी का डेवलपमेंट हो सके, आपकी कंपनी का ग्रोथ हो सके, है ना। तो एक क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, इसमें आज भी एक तरीके का चैलेंज है। मतलब ठीक है, लोग तो मिल जाते हैं आपको काम करने के लिए, लेकिन क्वालिटी वाला काम करने के लिए मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, ये एक सोचने वाली बात है। आपका बिजनेस है, ठीक है, आपका बिजनेस है, अगर कोई बिजनेस एक पर्सन कर रहा है तो ये पर्सन बड़ा ही मेहनती होगा, ये बहुत ही मेहनत से काम करेगा। लेकिन जिस व्यक्ति को ये अपने नीचे लगाएगा, सपोज करो बी व्यक्ति को इसने अपने नीचे लगाया काम करने के लिए, तो क्या ये बी व्यक्ति उतनी ही शिद्दत के साथ आपका गोल, आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको ये अचीव करने के लिए अपना इनपुट देगा, है ना। ये सोचने वाली बात है। और ये एक तरीके, इसी को बोलते हैं क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, कि आपके नीचे जो है ना उसको वो व्यक्ति अपना ही काम समझ करके उस पर अपना इनपुट दे। तो वो एक चैलेंज है आज के दौर में। कंक्लूजन हमने क्या समझा भाई? कंक्लूजन हमने ये समझा कि जो इमरजेंस था, जो उदय था एंटरप्रेन्योरियल क्लासेस का मतलब ये कि जो एक वर्गीकरण हुआ, वर्गीकरण मतलब पहले एक कमर्शियल आया, फिर इंडस्ट्रियल आया, फिर आपका इनोवेटिंग आया। तो ये अलग अलग सर्कमस्टांसेस की वजह से अलग अलग फेवरेबल जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग दौर आए और एडवांसमेंट होता चला गया, चेंजेस होता चला गया। आज के दौर में क्या है, जो एंटरप्रेन्योर हैं वो सिर्फ हाई क्लास फैमिली में ही बिलोंग नहीं करते हैं, मिडिल फैमिली में भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किसी के पास में करोड़ों रुपए है वही ही एंटरप्रेन्योर बन सकता है, वही उद्यमी बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि चेंज हो चुका है, दौर चेंज हो चुका है, माइंडसेट चेंज हो चुकी है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़। तो इस वजह से आज के दौर में एंटरप्रेन्योर ज़रूरी नहीं है कि हाई फैमिली से बिलोंग करता हो। अगर उनके पास में अच्छा थॉट है, अच्छा विचार है, अच्छे आइडियाज़ हैं, अच्छी इमेजिनेशंस हैं, अच्छे उनके पास में स्किल है, क्वालिटीज़ हैं, कैलिबर है, जुनून है, पेशेंस है, हार्डवर्क है, कॉन्फिडेंस है ना, एक इन्वेंटिवनेस है, मतलब नव विचार करने के अंदर डेवलपमेंटल इन्वेंटिवनेस है, तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ माइंड है, तो बिल्कुल वो आज के दौर में, अगर आपके पास में तमाम स्कीम्स के बारे में गवर्नमेंट ने डाल रखा है इंटरनेट पे, वेबसाइट पे जानकारी है, तो आप बहुत ही अच्छा स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। नई नई इंक्यूबेशन सेंटर खोले गए हुए हैं। अगर आपके माइंड में कुछ ऐसा प्लान चल रहा है तो आप प्रोजेक्ट के फॉर्म में ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर्स में आप अपना डिस्प्ले करो, एग्जीबिशन करो, है ना। गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आ रही है, इंसेंटिव्स लेके आ रही है, सेज बना दिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया कि उस पर्टिकुलर अगर आप प्लेस में बिजनेस करते हो अलग से गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी। तमाम तरीके की चीज़ें इसमें आ चुकी हैं। देखिए, मैं हमेशा फोकस करती हूँ आपको क्वालिटी कंटेंट देने में। सिर्फ मैं नहीं चाहती कि मैं अगर आपको कोई चीज़ समझा रही हूँ तो फिर से आपको इस सब्जेक्ट को समझने के लिए किसी और वीडियो की तरफ जाना पड़े या कोई और सोर्स आपको लेना पड़े। इस वजह से मैंने आपको कंप्लीट कंटेंट दिया है एंड कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया है। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ये तो भूलिएगा मत, और ज़रूर से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मैं कुछ ही दिन में UGC नेट के लिए प्रिपरेशन कराने वाली हूँ स्टूडेंट्स का, तो उसमें हम लोग पेपर 1 और पेपर 2 कवर करने वाले हैं। जिस पर इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया, एंड प्लेलिस्ट में चले जाएंगे तो आपको बहुत सारे और भी सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। देखिए, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, तो लगभग सारे में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, 17+ सब्जेक्ट्स का मैंने टारगेट लिया हुआ है, तो वो सारे कवर हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो बाकी आप प्लेलिस्ट देखिए, जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं आप लिखिए। अगर आपके कोई टॉपिक ऐसे हैं जो कि कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के अलावा भी हैं, तो अपने टॉपिक को आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं बहुत ही कोशिश करूँगी जल्द से जल्द आप सभी के लिए, मतलब उस टॉपिक के हिसाब से कस्टमाइज में वीडियो बना सकूँ। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।